recombinant DNA is introduced into host cell by means of dash. इसको समझने से पहले आप ये दो टर्म्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, इनको समझ लीजिए। एक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए और दूसरा है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। दोनों का मतलब क्या है? बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जेनेटिक्स के अंदर, और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अगर आपको जेनेटिक्स कभी आपने नहीं पढ़ा तो फिर भी देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता है आर्टिफिशियली मॉडिफाइड डीएनए। बहुत सिंपल लफ्जों में, यानी कि वो डीएनए न्यूक्लिक एसिड था, इस न्यूक्लिक एसिड, ये तो बहुत ही, इस डीएनए की स्ट्रैंड में अगर मैं अपनी तरफ से कोई मैनिपुलेशन कर दूं, अपनी तरफ से कोई म्यूटेशन कर दूं, तो इसे मैं कहूँगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मैंने यहाँ से कोई दूसरे, यहाँ पे समझ लीजिए ए ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लिक एसिड था, मैंने उसे एक्सट्रैक्ट किया, और फिर बी ऑर्गेनिज्म का थोड़ा सा मैंने दो जीन्स यहाँ पे लग इंसर्ट कर दिए। तो अब ये जो डीएनए होगा ये मॉडिफाई हो गया, राइट, और आर्टिफिशियली, यानी कि क्योंकि मैंने बाहर से किया, ठीक है, मैन मेड तरीके से आर्टिफिशियली किया, तो इसीलिए मैं इसे बोलूँगी आर्टिफिशियली मॉडिफाइड डीएनए। इसे हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बहुत सिंपल, अभी के लिए ये समझ लीजिए कि आर्टिफिशियली मॉडिफाइड डीएनए इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो डीएनए है, अगर मैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर दूँ, किसी प्लांट में, फॉर एग्जांपल कॉटन के प्लांट में मैंने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट किया, कोई भी मॉडिफाइड डीएनए मैंने अपनी तरफ से एक जीन इंसर्ट किया, एक दो जीन मैंने अपनी तरफ से इंसर्ट किए, चाहे एक जीन भी, तो इसके खुद के डीएनए, इसके खुद के न्यूक्लिक एसिड के अंदर चेंज आया होगा, म्यूटेशन हुआ होगा, राइट। तो इस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म के आप अंदर आप इंसर्ट करोगे कोई भी एक फॉरेन जीन, तो उसे आप बोलोगे ट्रांसजेनिक डीएनए, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, होस्ट सेल, यानी कि जिस सेल के अंदर आप डाल रहे हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो आप किस के थ्रू डालोगे? आप डालोगे एक वेक्टर के थ्रू। वेक्टर कोई भी बायो के अंदर वेक्टर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो कि एक चीज़ को कैरी करती है। समझ लीजिए, आप आपने सीसी फ्लाई का एग्जाम्पल सुना है। सीसी फ्लाई एक फ्लाई होती है जो कि वेक्टर की तरह काम करती है, और वो एक पर्टिकुलर डिजीज़ कॉज करती है। इट्स अ वेरी फेमस डिजीज़, मुझे अभी ध्यान में नहीं है। हाँ, चलो दूसरा एग्जांपल लें अगर हम मस्कीटो का, तो बहुत मस्कीटोस, एक स्पेसिफिक मस्कीटोस क्या कैरी कैरी करते हैं? प्लाज्मोडियम, जिससे मलेरिया होता है। तो बेसिकली मलेरिया कॉज कौन करता है? प्लाज्मोडियम, लेकिन वो हमारी बॉडी में लेके कौन आया? दैट्स मस्कीटो। तो यहाँ पे मस्कीटो एज अ वेक्टर काम किया, सही है। तो इसीलिए वेक्टर उस चीज़ को कहते हैं, कोई भी चीज़ को कैरी करने के लिए जब इस्तेमाल होती है बायो के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह को कैरी करने के लिए उसे वेक्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, इन सिस्टिक फिब्रोसिस। इसको, इस टर्म को समझने के लिए पहले ये क्वेश्चन को समझने के लिए ये टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए। सिस्टिक फिब्रोसिस एक तरीके की डिजीज़ होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, आपके जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाता है। और कौन से जीन के अंदर? वो जीन जो कि प्रोटीन बनाता था, वो प्रोटीन क्लोरीन आयंस का मूवमेंट कंट्रोल करता था, कि जो सेल है उसके अंदर क्लोरीन आयन आ रहा है, सेल के बाहर क्लोरीन आयन जा रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए प्रोटीन इस्तेमाल होता है। तो ऑफ कोर्स हर प्रोटीन एक पर्टिकुलर जीन बनाता है, तो वो जो जीन था वो जीन अब खराब हो गया है, वो जीन में म्यूटेशन आ गई है, तो क्लोरीन का मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो इस डिसऑर्डर को हम लोग सिस्टिक फिब्रोसिस बोलेंगे। तो यहाँ पे जो जीन, जो आयन होगा, वो कौन सा है? वो क्लोराइड आयन इफेक्ट हो रहा है, क्लोराइड आयन की मूवमेंट इफेक्ट होगी। तो सिस्टिक फिब्रोसिस के अंदर जो पेशेंट होता है उसके अंदर जीन लैक करता है, और कौन सा जीन? जो कि क्लोराइड आयन की मूवमेंट में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 53, हाँ, विच जीन इज लोकेटेड ऑन द लिंकेज ग्रुप नंबर 11 इन मैन, यानी कि क्रोमोसोम 11 पे कौन सा जीन काम करता है? सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकेमिया, एल्बिनिज्म, या फिर सारे के सारे? आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, ऑल ऑफ दीज।
क्रोमोसोम नंबर 11 पे इन सब का जीन लोकेशन होता है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया एक टाइप होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, जिसके अंदर आपकी बॉडी सफिशेंट हीमोग्लोबिन नहीं बना पाती, या फिर जो हीमोग्लोबिन बनता है वो फॉल्टी होता है, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता, तो उसे एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। ल्यूकेमिया क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स के अंदर जब एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ होने लगती है, उसे ल्यूकेमिया कहता है। ठीक है, ब्लड कैंसर जिसे आप बोलते हो। एल्बिनिज्म और ऑप्शन सी है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म एक ऐसा जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन नहीं हो पाती, ज़ीरो मेलानिन होता है स्किन के अंदर। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का स्किन कलर इज़ लाइक एक्सट्रीमली वाइट, तो उसके अंदर क्या होता है कि मेलानिन ज़ीरो होता है उनकी बॉडी में। दे हैव दिस कंडीशन कॉल्ड एल्बिनिज्म। ठीक है, अब स्किन कलर डिपेंड करता है मेलानिन की कंसंट्रेशन पे। अगर किसी की बॉडी में मेलानिन ज़्यादा है तो उसका स्किन टोन डार्क हो जाएगा, किसी की बॉडी के अंदर मेलानिन कम है तो स्किन का टोन जो है वो फेयर हो जाएगा। तो स्किन कलर कुछ नहीं होता, ब्लैक वाइट दस नथिंग बट जस्ट मेलानिन की कंसंट्रेशन। मेलानिन का जो क्वांटिटी है वो किसी की बॉडी में ज़्यादा है, किसी की बॉडी में कम है। सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो डी है। 54 के अंदर कह रहा है कि बर्ड्स के अंदर जो जेंडर है, जो सेक्स है बर्ड का, वो डिटरमाइन होता है किस के ज़रिए? स्पर्म, ऑटोसोम, एग, या फिर किसी इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। एग को एग एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो जिससे आप पता लगाते हो कि द जेंडर ऑफ द बर्ड इज आइदर मेल और फीमेल। 55 इन RNA न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड बाय, यानी कि चलो यहाँ पे अगर देखो RNA हो या DNA हो, न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होते हैं तभी। देखो न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड क्या बनाएगा? पॉलीमर। ऐसे इस तरीके से बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड का चेन लगेगा, आपस में जुड़ेगा, तो यहाँ पे आपके पास न्यूक्लिक एसिड बनेगा, है ना? ये तो बायोमोलिक्यूल का बेसिक्स है। तो न्यूक्लिक एसिड का दो तरीके का होता है, एक DNA और एक RNA। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ बॉन्ड होगा, तो जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा? इसे बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। चाहे यहाँ पे RNA हो या DNA हो, जब भी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलेंगे तो बनेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, लेकिन अगर दो नाइट्रोजनस बेसिस आपस में मिल रही है, जैसे हमने पढ़ा था ना एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, अगर ये नाइट्रोजनस बेसिस आपस में ज्वाइन हो रही हैं तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कि एडेनिन और थाइमिन के अंदर डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, गुआनिन साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया पॉइंट्स को स्किप कर लेना, बट ये चीज़ याद रखना कि न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 56, द क्रोमोसोम इज। क्रोमोसोम किसे बोलते हो आप? देखो DNA हमें पता है क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड है, सिंपल सा, न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, न्यूक्लिक एसिड बन गया DNA। DNA के साथ अगर आप जोड़ देते हो हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, और भी बहुत सारा जो बेसिस होती हैं, अर्जिनिन, लाइसिन वगैरह, तो जब ये अटैच होती हैं DNA के साथ तो ये बना लेती हैं इस तरीके से राउंड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम इस तरीके से मिलते हैं, उस थ्रेड को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। और जब यही क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है तो बना लेता है क्रोमोसोम। यानी कि क्रोमोसोम के अंदर मेन जो चीज़ है वो DNA है और प्रोटीन है। सही है, यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी DNA प्रोटीन नहीं दिया हुआ, तो हमें पता है कि DNA के अंदर जीन्स होते हैं, तो जीन्स प्रोटीन सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सेम नहीं है, यहाँ पे जीन्स लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ जीन है। तो ऑफकोर्स क्रोमोसोम के अंदर सिर्फ एक जीन नहीं होता, बहुत सारे जीन्स होते हैं, तभी DNA बनेगा, राइट? तो DNA प्लस प्रोटीन या फिर जीन्स प्लस प्रोटीन, आपका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 57 के अंदर कह रहा था ह्यूमन बॉडी कंटेन्स वाटर। ह्यूमन बॉडी के अंदर अराउंड 70 to 90% पानी होता है। यहीं पे अगर आपसे पूछता कि ह्यूमन सेल के अंदर कितना पानी होता है, या फिर प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ -% ऑफ वाटर, तो यहाँ पे भी 70 to 90% ही सही ऑप्शन होता। क्वेश्चन नंबर 58, इन्वायरमेंट इज़ अ सोर्स ऑफ, यानी कि इन्वायरमेंट से आप कौन कौन सी चीज़ें लेते हो? इन्वायरमेंट के अंदर
हम लोग एक ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इन्वायरमेंट से हम लोग हर चीज़ लेते हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, तो ऑल ऑफ दीज आर द राइट ऑप्शन। इन्वायरमेंट में दो फैक्टर्स आते हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। जो लिविंग फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंट के, इकोसिस्टम के, उसे हम लोग कहते हैं बायोटिक फैक्टर्स, और जो नॉन लिविंग होते हैं उन्हें कहते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। आपस में जब एबायोटिक बायोटिक फैक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं, तभी इसी इंटरैक्शन से जो आपके पास सराउंडिंग बनती है उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। खैर, क्वेश्चन नंबर 59, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कवर्स डैश परसेंट। देखो, हमारे अर्थ के ऊपर लैंड भी है, वाटर भी है। जो वाटर है तो वो दो तरीके का है, अराउंड 70% पानी होता है, बाकी सारा 30 to 40% लैंड होता है। तो वाटर जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है सी वाटर या फिर मरीन वाटर, एक होता है फ्रेश फ्रेश यानी कि मीठा पानी जिसका सोल्यूट कंसनट्रेशन कम हो। सी वाटर यानी कि सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। तो जो फ्रेश वाटर होता है सिर्फ 1% होता है, अराउंड 1%, और जो मरीन या फिर सी वाटर है वो 97.5 to 99.5% के करीब करीब होता है। तो इसीलिए जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम है दुनिया में, यानी कि पीने लायक पानी दुनिया में बहुत कम है, इट्स लाइक 1% ऑफ द कंप्लीट वाटर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर इतना कम पानी है पीने लायक इस लैंड के ऊपर, धरती यानी कि क्या बोलेंगे, प्लैनेट अर्थ के ऊपर, तो अगर 8 बिलियन पॉपुलेशन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट सेंसस 8 बिलियन इज द पॉपुलेशन ऑफ अर्थ, तो हम लोग इतना सारा पानी हम पीते हैं, तो ये पानी कहाँ से आता है, जबकि फ्रेश वाटर तो सिर्फ 1% है। तो याद रखिएगा, जो हम पानी पीते हैं वो पानी इट्स जस्ट नॉट फ्रेश वाटर, वो पानी होता है सी वाटर। बहुत सारी कंट्रीज़ में, ऑफ कोर्स इतना पानी किसी के पास भी, इतना फ्रेश वाटर किसी कंट्री में है ही नहीं कि सारे लोग, सारी पॉपुलेशन उस कंट्री की फ्रेश वाटर सोर्स से ही फ्रेश वाटर ले सके, नो। हम लोग जो हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, सी वाटर को, मरीन वाटर को, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको हम लोग डीसैलिनेट करते हैं, इसका सॉल्यूट रिमूव करते हैं, इसे फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन वी कंज्यूम दिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर कह रहा है फाउल स्मेल इन लेक। लेक के अंदर जो फाउल लाइक स्मेल होती है वो प्रोड्यूस होती है किन ऑर्गेनिज्म की वजह से, अलगा की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, या फिर फंजाई की वजह से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी मेंशन नहीं था, बट यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, तो ये आपकी सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, फाउल स्मेल का मतलब होता है बैड स्मेल। ठीक है, अनप्लेजेंट स्मेल को फाउल स्मेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, स्टार्च इज रिचली प्रेजेंट इन, यानी कि स्टार्च ज़्यादातर किसके अंदर पाया जाता है, अनियन, एप्पल, टमेटो, सीरियल्स। सीरियल इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे सीरियल के अंदर स्टार्च क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ये सारे ऑप्शंस। सीरियल्स यानी कि अनाज का यहाँ पे मैं बात की कर रहा है। ठीक है, ओट्स हो गए, तो ये सीरियल्स है सब कुछ, राइट। अच्छा, अगर आप पोटैटो का एग्जांपल होगा, उसके अंदर भी स्टार्च क्वांटिटी, कार्बोहाइड्रेट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 62, प्लांट हैविंग फॉरेन डीएनए, ये मैंने अभी बताया आपको, एक होता है ट्रांसजेनिक और एक होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर आप आर्टिफिशियली किसी वेक्टर के थ्रू कोई जीन इंसर्ट करो, उसकी न्यूक्लिक एसिड के अंदर म्यूटेशन लाओ, तो उस ऑर्गेनिज्म को बोलोगे ट्रांसजेनिक डीएनए। और जो डीएनए, जो जिस डीएनए के अंदर आप म्यूटेशन ला रहे हो, आर्टिफिशियली मॉडिफाइड डीएनए, आर्टिफिशियली क्रिएटेड डीएनए, उसे बोलोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यानी कि एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर आप फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर रहे हो, तो उसे आप बोलोगे ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। सही है। Question number 63, which of the following kinds of atoms do not occur in carbohydrate? कार्बोहाइड्रेट के अंदर इनमें से कौन सी चीज़ नहीं होती? कार्बन प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। नाइट्रोजन नहीं होता कार्बोहाइड्रेट के अंदर। सही है, नाइट्रोजन आपको मिलता है प्रोटीन्स के अंदर। ठीक है, तो ये थे आपके MCQs। रिमेनिंग MCQs we'll see in the next video, so until then stay tuned.